राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूएसवाई क्लासेस में। तो हम लोग टीजीटी प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे थे। तो हम लोग 2001 का देख चुके हैं 2 पार्ट में। हम लोग 2002 का देख रहे थे। ठीक, तो इसका पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो टीजीटी 2002 में पहले 85 प्रश्न पूछे जाते थे। तो हम लोग पहले वीडियो में 45 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हमारे बचे हैं केवल 40 प्रश्न। ठीक, तो टीजीटी 2002 प्रीवियस ईयर पेपर का ये पार्ट 2 वीडियो बन रहा है। ठीक, तो इसमें हम 40 प्रश्न और बचा है उसको देखेंगे। 45 तक हम लोग देख चुके थे। तो बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का प्रीवियस ईयर प्रश्न बिल्कुल तैयार हो जाए और ज्यादा समय भी न लगे और बिल्कुल अच्छे से तैयार भी हो जाए। एक बार हम आप लोगों को सुना दे सारा प्रश्न। ठीक, तो इससे आप लोगों का बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो हम लोग 45 तक देख चुके थे पार्ट 1 में। अब हम टीजीटी 2002 का ये पार्ट 2 देख रहे हैं 46 नंबर के क्वेश्चन से। ठीक, चलिए, तो 46 नंबर में क्या पूछा है कि गोदान उपन्यास है। गोदान उपन्यास कैसा है? यथार्थवादी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, कि आदर्शवादी है, कि यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। तो हम लगाएंगे विकल्प ए। गोदान उपन्यास क्या है? तो यथार्थवादी है। ठीक, केवल यथार्थवादी है, ये ध्यान देना है। चलिए, 47 नंबर में क्या पूछा है? 47 नंबर में पूछा है कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामह हैं। ठीक, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो भामह हैं। चलिए, अब आते हैं हम 48 नंबर में। 48 नंबर में क्या पूछा है कि विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं। कितनी दशाएं? तो 10 दशाएं मानी गई हैं, ध्यान देना है। चलिए, तो अब आते हैं हम 49 नंबर के प्रश्न पे। 49 नंबर में क्या पूछा है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? 49 नंबर में पूछा है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी हैं। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर होगा लल्लू लाल। अब आते हैं हम 50 नंबर पे। 50 नंबर में क्या पूछा है कि कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखता था? तो कलाधर उपनाम से कौन कविता लिखता था? तो जयशंकर प्रसाद लिखते थे कलाधर उपनाम से। तो ये ध्यान देना है, कलाधर उपनाम से कौन लिखता था? जयशंकर प्रसाद लिखते थे ब्रज भाषा में। ठीक, चलिए, तो अब आता है 51 नंबर का प्रश्न। 51 नंबर के प्रश्न में पूछा है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान देना है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आनंद वर्धन ने किया। किसने किया? तो आनंद वर्धन ने किया, ये ध्यान देना है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं आनंद वर्धन, और ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किए हैं ये। ठीक, अब आते हैं हम 52 नंबर के क्वेश्चन पे। 52 नंबर में क्या पूछा है कि जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बताए में कौन सा अलंकार है? जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बताए। तो बिल्कुल ध्यान देना है, बहुत मोस्ट है ये। इसमें लाटानुप्रास है। कौन सा अनुप्रास है? तो लाटानुप्रास। ठीक, चलिए, अब आते हैं 53 नंबर पे। 53 नंबर में पूछा है कि धनंजय में कौन सा समास होगा? क्या पूछा है कि धनंजय में समास बताइए। तो धनंजय में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। धनंजय अर्जुन को कहा जाता है ना, इसीलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। चलिए, 54 नंबर में क्या पूछा है कि निम्न में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो उज्ज्वल। इसमें तो उज्ज्वल भी गलत लिखा है। ठीक, तो इसमें 1 और 3 ये दोनों विकल्प गलत है, बाकी ये सही है, ये सही है। ठीक, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? तो उज्ज्वल में आधा ज दोनों रहता है। ठीक, उज्ज्वल में जो दोनों ज रहेगा दोनों आधा रहता है। तो उज्ज्वल भी गलत लिखा है यहाँ, और कवित्री ऐसे लिखा जाता है जैसे यहाँ विकल्प 2 में लिखा है। ठीक, तो उज्ज्वल ऐसे होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर 1 और 3 दोनों गलत है। चलिए, अब आते हैं हम 55 नंबर पे कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है?
तो हमें पता है कि बांगरू या हरियाणवी पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक, चलिए 56 नंबर का बताइए कि 56 नंबर में क्या पूछा है कि बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो जैसे आ गया ना, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा है, तो यहाँ पे उदाहरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो उदाहरण अलंकार है, ध्यान देना है। अब आते हैं हम 57 नंबर के प्रश्न में। 57 नंबर में क्या पूछा है कि वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तो वैराग्य संदीपनी के रचनाकार तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास ने लिखा है वैराग्य संदीपनी। ठीक, चलिए अब आते हैं हम 58 नंबर का कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? विकल्प है नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। ठीक, तो उर्मिला किसका प्रबंध काव्य? तो यहाँ पे आंसर गलत दिया है। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन 3 है, ये राइट आंसर है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। चलिए अब आते हैं हम 59 नंबर के क्वेश्चन पे। 59 नंबर में क्या पूछा है? अपराजिता के लेखक कौन है? तो अपराजिता के लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल है। ये ध्यान देना है, अपराजिता के लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल है, यही लिखे हैं। लाल चुनर, करील, अपराजिता। ठीक, किसने लिखा है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल ने। अब आते हैं 60 नंबर पे। 60 नंबर में क्या पूछा है कि रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन है? तो रूपाभ के संपादक सुमित्रानंदन पंत हैं। ये ध्यान देना है, सभी की एक एक पत्रिका थी, दो दो छायावाद में। प्रसाद की इंदु, पंत की रूपाभ, निराला की सुधा समन्वय मतवाला। ठीक, तो रूपाभ पत्रिका के संपादक पंत हैं। चलिए 61 नंबर में पूछा है कि सागर मुद्रा के लेखक कौन है? ये काव्य है सागर मुद्रा। ठीक, आगे ने बहुत काव्य संग्रह लिखे हैं। चिंता है इनका, आंगन, कितनी नाव में कितनी बार है, आंगन के पार द्वार है, बावरा है, हेरी है, इत्यलम है। ठीक, तो सागर मुद्रा किसका काव्य है? तो सागर मुद्रा अज्ञेय का है। चलिए अब आते हैं हम 62 नंबर पे। 62 नंबर पे क्या पूछा है कि प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? तो प्रत्यक्ष में यड़ संधि है। कौन सी संधि है? तो प्रत्यक्ष में यड़ संधि है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम 63 नंबर पे कि नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है नीलोत्पलम में। ठीक, चलिए नीला है जो उत्पल, उसमें क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। अब आते हैं हम 64 नंबर के प्रश्न पे। 64 नंबर में क्या पूछा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात सबसे पहले गार्षा द तासी ने किया। किसने किया? तो गार्षा द तासी ने किया है। ठीक, चलिए अब है 65 नंबर का कि उदय भान चरित के लेखक कौन हैं? उदय भान चरित के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी पता है आप लोगों को ना, उसी का दूसरा नाम है उदय भान चरित। तो उदय भान चरित के लेखक इंसा अल्लाह खान है। अब आते हैं हम 66 नंबर के प्रश्न पे। 66 नंबर में क्या पूछा है कि आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? गंगौली गांव का वर्णन है। तो आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम लजा हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम 67 नंबर पे। 67 नंबर में देखिए क्या पूछा है। पहले पूछा था कि माटी की मूर्ति के लेखक कौन है, अब देखिए विधा पूछ दिया है इसकी। तो माटी की मूर्ति की विधा क्या है? तो ये रेखा चित्र है। ठीक, रेखा चित्र है, यहाँ पे गलत जवाब दिया है, संस्मरण नहीं है। ठीक, संस्मरण नहीं है। माटी की मूर्ति की विधा क्या है? तो ये रेखा चित्र लगाएंगे हम, ध्यान देना है, माटी की मूर्ति रेखा चित्र है। अब आते हैं हम 68 नंबर के प्रश्न पे। इसमें कुछ आंसर गलत दे दिया रहता है, पर उसको हम सुधार करके पढ़ेंगे, इसीलिए पढ़ा जा रहा है कि जो गलत दिया है उसको सही कर लिया जाए। तो माटी की मूर्ति की विधा क्या है? तो रेखा चित्र है, बी इसका होगा 67 का। ठीक, 68 का क्या है कि अमन का राग के लेखक कौन है? अमन का राग लंबी कविता है ये किसी की, तो किसकी है? तो शमशेर बहादुर सिंह की है,
ध्यान देना है। अमन की राग है इनकी कविता, फिर एक इनकी कविता है समय साम्यवादी है, फिर अभिव्यक्ति का आत्मसंघर्ष है, फिर वाम 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 दिशा है। ठीक 4-5 कविताएं लिखे हैं और इनका काव्य संग्रह है, कुछ कविताएं कुछ और कविताएं, फिर टूटी हुई बिखरी हुई, फिर है कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, फिर इनका काव्य है कितने पास अपने, फिर है बात बोलेगी, फिर है काल तुमसे होड़ है मेरी। ठीक, ये सब इनके काव्य संग्रह है। चलिए काव्य संग्रह भी आप लोगों का रिवीजन हो गया शमशेर बहादुर सिंह का। तो अब हम आते हैं 69 नंबर पे। 69 नंबर में क्या पूछा है कि रेल का विकट खेल नाटक किसका है? तो रेल का विकट खेल नाटक बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक, 70 नंबर में क्या पूछा है कि कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए मुहावरा से प्रश्न आया है। तो कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। क्या है? चतुर होना। ठीक, अब आया है 71 नंबर में। देखिए 2 प्रश्न वर्तनी शुद्धि से हो गया कि कौन सी वर्तनी ठीक है? तो रचयिता ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे भी नहीं लिखते हैं, ऐसे भी नहीं लिखते हैं। रचयिता कैसे लिखते हैं? तो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही है। रचयिता पहले र, फिर च, फिर य फिर छोटी ई, फिर त में आ की मात्रा। रचयिता ऐसे लिखते हैं। ठीक, चलिए मुहावरा से भी 2 प्रश्न हो गया। यहाँ पे देखिए आ गया घड़ी में तोला घड़ी में माका, इसका अर्थ क्या होगा? घड़ी में तोला घड़ी में माका, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज होना। तो 72 का क्या होगा? जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज होना। ठीक, चलिए अब आते हैं हम 73 नंबर पे कि कलि कौतुक रूपक, ये किसी का नाटक है। कलि कौतुक रूपक किसका है? तो प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है कलि कौतुक रूपक। संगीत शाकुंतल है, भारत दुर्दशा ये भी लिखे हैं भारतेंदु के अनुकरण पे। हठी हमीर है, गोसंकट है, कलि प्रभाव है, जुआरी खुआरी है। ठीक, तो कलि कौतुक रूपक किसका नाटक है? तो प्रताप नारायण मिश्र का है। अब आते हैं हम 74 नंबर पे। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो मलुकदास हैं, जो इलाहाबाद कला के रहने वाले संत थे ये। ठीक, तो ज्ञान बोध के रचनाकार मलुकदास हैं, ये ध्यान देना है। चलिए ज्ञान परोक्षी भी लिखे हैं मलुकदास। तो 75 नंबर का ध्यान देना है। प्रश्न क्या बना है कि पद्मावत की विधा क्या है? पद्मावत की विधा पूछा है। तो विकल्प में रखा है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य। तो ध्यान देना है इसको कि पद्मावत क्या है? प्रबंध काव्य है। ठीक, पद्मावत की विधा पूछेगा तो क्या बताएंगे? प्रबंध काव्य है। ठीक, 57 खंड है इसमें। चलिए तो अब पूछा है 76 नंबर में क्या कि भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? ठीक, जैसे भ्रमर गीत सूरदास ने लिखा है, भ्रमर दूत लिखा है सत्यनारायण कविरत्न ने, और उद्धव शतक लिखा है रत्नाकर ने। ये सब भ्रमर गीत के ग्रंथ हैं। तो उसी तरह का ग्रंथ भंवर गीत किसने लिखा है? तो भंवर गीत नंददास ने लिखा है। किसने लिखा है? नंददास ने। देखिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है, चाहे टेस्ट हो, पेपर हो या प्रश्नोत्तरी हो, बिल्कुल प्रश्न को ध्यान से पढ़ा जाता है। क्यों? हम इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं दिन रात लगा के, पता चलेगा कि हम प्रश्न ही नहीं ध्यान से पढ़ रहे हैं। हड़बड़ी में जवाब नहीं दिया जाता है। पेपर में, टेस्ट में, कहीं भी बिल्कुल आराम से पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद, पूरा विकल्प देखने के बाद एकदम जवाब दिया जाता है। ठीक, कोई भी लापरवाही नहीं, क्योंकि नौकरी की बात है ये, नहीं कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम 77 नंबर पे। 77 नंबर में पूछा है कि सुजान सागर के लेखक कौन है? तो सुजान सागर के लेखक कौन है? घनानंद हैं। घनानंद ने लिखा है सुजान सागर। ठीक, रीति मुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि हैं ये। चलिए अब आते हैं हम 78 नंबर पे। 78 नंबर में क्या पूछा है कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा ही अक्सर पूछता है। भाषा तुलसी की रचनाओं का, तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलिए 79 नंबर में देखिए क्या पूछा, ये भी महत्वपूर्ण है बहुत, कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं। प्रश्न क्या है कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं। तो जिसके टीकाकार कौन है?
तो आनंदी लाल शर्मा ने लिखा है फिरंगे सत्सई। फिरंगे सत्सई किसने लिखा है? आनंदी लाल शर्मा। चलिए 80 नंबर में क्या पूछा है कि 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है? तो मूल रूप से जीवन वृत्त है। क्या है? तो जीवन वृत्त है। कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त है। किसने लिखा है? तो गोकुलनाथ ने लिखा है। ठीक, किसने लिखा है? तो गोकुलनाथ ने। चलिए अब आते हैं 81 नंबर के प्रश्न पे। इसमें पूछा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसमें क्या पूछा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र बताइए। तो उदंत मार्तंड है। कौन सा है? उदंत मार्तंड है। ठीक, उदंत मार्तंड है। 1826 में ये प्रकाशित हुआ था। कहाँ से निकलता था? तो कलकत्ता से निकलता था। साप्ताहिक पत्र है ये। ठीक, चलिए आते हैं हम 82 नंबर पे। 82 नंबर में पूछा है कि शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? देखिए अभी पूछा था एक जगह ना कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताइए, फिर यहाँ पे पूछ दिया शुक्ल के अनुसार। तो शुक्ल के अनुसार भी परीक्षा गुरु ही है। ठीक, शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? तो परीक्षा गुरु को ही माना है। 1882 ईस्वी में लिखा गया था ये। चलिए, और सर्वमान्य भी यही है। अब आते हैं हम 83 नंबर पे। 83 नंबर में क्या पूछा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकारी अपने पश्चात किसे सौंपा था? प्रश्न बना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकारी अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो पंडित देवीदत्त शुक्ल जी को सौंपा था। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे, 17 सालों तक। ठीक, उसके बाद उन्होंने अपने पश्चात किसे सौंप दिया? तो देवीदत्त शुक्ल को सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभालने को दे दिया। चलिए 84 नंबर का क्या है कि सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं। ये ध्यान देना है। सुदामा चरित 2-3 लोगों की रचना है। एक तो नरोत्तम दास का भी खंड काव्य है और एक नंददास भी लिखे हैं। ठीक, सुदामा चरित किसने लिखा है? तो नंददास भी लिखे हैं। ये बिल्कुल ध्यान देना है। ये नहीं कि नरोत्तम दास का केवल सोच के इनमें से कोई नहीं लगा देना है। नहीं, सुदामा चरित नंददास का भी है, नरोत्तम दास का भी है। अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे 85 नंबर का। इसमें क्या पूछा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ कौन सा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ का नाम बताना है। तो संपत्ति शास्त्र है। कौन सा ग्रंथ है? तो संपत्ति शास्त्र है, अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ। तो ठीक, हम लोगों का 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने पूरा टीजीटी 2002 का पेपर समाप्त कर दिया। 2002 का पेपर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 2 क्लास में, छोटी छोटी 2 क्लास रही, आप लोगों का बिल्कुल कम समय लगेगा, बिल्कुल तैयार भी हो जाएगा। ठीक, तो अब हम करेंगे अगला पेपर, 2003 का पेपर देखेंगे। टीजीटी 2003 का पेपर देखा जाएगा अब अगले क्लास में। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। ठीक, जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।